नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट है आज की 16 जून 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास में 3 इश्यूज़ हैं। फर्स्ट इशू होता है इंडिया श्रीलंका रिलेशंस को लेके। एक इशू है कि जो फ्रीबीज बांटे जाते हैं, देखो जो भी सब्सिडी दी जाती है ना, एक तो प्रोडक्शन के लिए दी जाती है और एक कंज्यूमर को दी जाती है, तो उनको किस लिमिट में, किस मेथड के थ्रू उनको डिलीवर करना चाहिए, उस पर एक एनालिसिस है। बहुत अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे। और तीसरा, अग्निपथ जो स्कीम लॉन्च हुई है उसमें क्या कमियां हैं, हाईलाइटेड पॉइंट में देखेंगे। तो 3 इश्यूज़ है, तीनों को देखते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले हम मैप से शुरू करते हैं। देखो, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, ठीक है। अब देखो इसके अलावा कैपिटल कोलंबो के पास में लोकेटेड है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। ओके जी, वैसे कोलंबो ही फेमस है हमारे लिए। तो देखो, ये है जाफना पेनिनसुला। तमिल यहाँ पर ज़्यादा है, श्रीलंकन तमिल्स। ओके, और इधर आ गया ये हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक तो ये देख सकते हो कराईकल, ओके, पुदुचेरी की टेरिटरी आ गई है, राइट। और इस तरफ आप देख सकते हो ये पाक स्ट्रेट है जो कि बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार से ज्वाइन करती है, ठीक है। वाटर बॉडी है जो कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है, ओके। और ये करिकुडी, ये एरियाज़ के नाम दिए। ये मदुरई यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ये रामेश्वरम है यहाँ पे श्रीलंका की तरफ ही, ओके। तो इस तरीके से ये जगह थोड़े से नोटिस कर लो क्योंकि इनके नाम है वो रिकॉल होंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं मेन आर्टिकल पे। आर्टिकल है ड्राइंग क्लोजर। देखो, श्रीलंका और इंडिया के बीच में कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए अभी बहुत सारी कोशिशें रीस्टार्ट हो रही हैं, जो पहले हो चुकी थी, बंद हो गई बीच में, और अब रिवाइवल मिल रहा है। तो ऐसे में जो तमिल एरिया है श्रीलंका के नॉर्दर्न रीजन में, जिसको हम जाफना बोलते हैं, बात कर ली हमने, अभी देखा मैप पे, और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में जो वाटर स्ट्रेट है दैट इज पाक स्ट्रेट। इसके थ्रू कनेक्टिविटी इंश्योर करना। इसमें एयर कनेक्टिविटी तो जाफना की दी जा रही है, त्रिची जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है, और बोट कनेक्टिविटी दी जा रही है कराईकल, जो कि दोनों के दोनों कहाँ पर लोकेटेड है, कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट कौन सा होता है, इंडिया का बे ऑफ बंगाल की तरफ जो कोस्ट वाला रीजन है, सदर्न पोर्शन, ठीक है। आंध्रा का सदर्न पोर्शन और तमिलनाडु, इसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि कोरोमंडल कोस्ट पे ये एक तरीके की लिंकेज बनाने की बात की जा रही है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भी कन्वर्जेंस आ रही है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज की परिस्थितियों में देखें तो श्रीलंका में जैसे फ्यूल, फूड, एसेंशियल मेडिसिन, इनकी कितनी प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे में वो सप्लाई देना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। तो उसको इंश्योर करने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात हो रही है। देखा जाए तो मल्टीपल ट्रांसपोर्ट लिंकेजेस की बात करें तो ये श्रीलंका इंडिया के बीच में 1980 से 90 का जो दशक था ना, उससे पहले भी कनेक्टिविटी अच्छी थी। फिर 1980s के टाइम पे सिविल वॉर वहाँ पर जब आता है तो उसके बाद में जो कनेक्टिविटी थी वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सिविल वॉर किसकी वजह से होता है, श्रीलंकन तमिल्स की वजह से। और श्रीलंकन तमिल्स हैं वो रिलेटिव है किसके, इंडियन तमिल्स की साथ में। अब इनकी जो रिलेशनशिप है उसके चलते कहीं ना कहीं उस सिविल वॉर में इंडिया को भी बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़ा था, ठीक है। कि ये कहा जाता था कि इंडिया की ज़मीन से जो है वो श्रीलंकन तमिल्स को प्रमोशन मिलता है और वो वहाँ पर फिर तोड़फोड़ करते हैं और रिबेल कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ में। फिर 1980 के सिविल वॉर के बाद की बात पहले की बात करें तो 1964 से पहले एक पंबन ब्रिज हुआ करता था जो कि श्रीलंका को इंडिया से कनेक्ट किया करता था, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है। इसके पहले एक बोट कनेक्टिविटी भी अवेलेबल थी, बोट मेल, ठीक है। वो कनेक्टिविटी भी प्रॉपर काम नहीं कर पाई थी, जो कि रामेश्वरम से होते हुए श्रीलंका तक जाती थी। श्रीलंका की बात करें तो नॉर्दर्न रीजन में जगह है कि तलाई मन्नार, वहाँ तक कनेक्टिविटी थी। रेल लिंक भी थी, फेरी, दैट मीन्स गुड्स का ट्रांसपोर्ट था, उसकी फैसिलिटी भी थी। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ब्रेक लग गई थी। एक तो इस 1964 के साइक्लोन की वजह से, और दूसरा 1980 के टाइम पे जो सिविल वॉर शुरू होता है जो कि 2009 तक चलता है। तो इतना लंबा सिविल वॉर चला तो डिसकनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अब देखो, श्रीलंका और इंडिया फिर से रिवाइवल देना चाह रहे हैं अपनी कनेक्टिविटी को, जिसमें रेलवे और पोर्ट्स पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। रेलवे में तो देखो, इंडिया की जो इंडियन रेलवे की सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम है इरकॉन, वो काम कर रही है, जिसमें कोलंबो से जाफना तक की एक रेलवे लाइन स्टैब्लिश करने का काम हो रहा है श्रीलंका के अंदर, ठीक है। इसमें देखो पब्लिक के लिए ये ओपन कर दिया गया 2014 में। इसके अलावा देखो कि जाफना से भी और दूर तक
श्रीलंका में एक जगह का नाम है कांकेन संथुरई, वहां तक भी रेल लिंक दी जा रही है। तो रेलवे कनेक्टिविटी। एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो अभी तो जो लोग भी इंडिया से श्रीलंका में जाते हैं तो उनको पहले कोलंबो जाना होता है, और कोलंबो कहाँ था, फिर वहां से आप जाफना जाओ, कितना लंबा टूर हो गया। तो बोले एक आदमी को ट्रेवल करने में 6 से 8 घंटे का टाइम लगता है रोड से, अगर वो जाए तो कोलंबो से यहाँ पे आए जाफना में। जबकि एयर से डिस्टेंस देखा जाए मदुरई से जाफना की तो बोले कि 45 मिनट का टाइम है। तो कहाँ 45 मिनट का टाइम, कहाँ 6 से 8 घंटे का टाइम लग रहा है। तो ऐसे में जाफना से तमिलनाडु की डिफरेंट सिटीज़ को एयर कनेक्टिविटी देने से टूरिज्म भी प्रमोट होगा। और टूरिज्म में मेनली कौन से, पिलग्रिमेज, ठीक है, जो तीर्थ यात्री हैं वो लोग ज़्यादा आने जाने लग जाएंगे। इसके अलावा फेरी सर्विसेज, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन इंश्योर करने के लिए जाफना में जगह का नाम है कनक संथुरई, अभी हमने बात की कनके संथुरई, उसको कनेक्ट किया जाएगा किसके साथ, कराईकल, क्योंकि वाटर बॉडी अवेलेबल, आराम से गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, बस प्रॉपर पोर्ट्स की डेवलपमेंट हो जाए। तो ऐसे में कार्गोस का आना जाना भी क्या होगा, ट्रेड को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगा। और साथ में आज इंडियन गुड्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा सप्लाई की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा श्रीलंकन लोगों की हेल्प करने के लिए। तो ऐसे में देखा जाए तो ओवरऑल कनेक्टिविटी के लिए कोशिशें बहुत की जा रही है। वैसे देखा जाए तो 2011 में इसी तरीके से तुतिकोरिन और कोलंबो, इन दोनों के बीच में एक लग्जरी फेरी शुरू की थी, मतलब लोगों का आने जाने के लिए लग्जरी बोट्स की अरेंजमेंट की गई थी। बट वही चीज़ है कि अच्छे से गवर्नमेंट ने पेट्रोनेंस नहीं दी तो सक्सेसफुली काम नहीं कर पाई। बट अब की बात करें तो अभी कोलंबो का जो हाल है, श्रीलंका का जो हाल है इकोनॉमिकल, वो क्या कह रहा है, श्रीलंका पे दबाव बना रहा है कि इंडिया के साथ में रिलेशनशिप को रिकैलिब्रेट करो, रिव्यू करो, रिफॉर्म करो। और इंडिया की जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसका तो ये पार्ट अपने आप बन ही जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों कंट्रीज हर तरीके से बायलैटरल रिलेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, बजाय कि रीजनल पॉलिटिक्स में आकर के एक दूसरे के इंटरेस्ट को ना समझे, ठीक है। तो ऐसे में बेटर कनेक्टिविटी, इंप्रूव्ड ट्रैवल फैसिलिटी, ये बहुत हेल्प करेगी दोनों कंट्रीज के बीच में जो मिसट्रस्ट है उसको। क्योंकि श्रीलंका में ऐसा डर था कि इंडिया जो है वो बिग ब्रदर का रोल प्ले करता है, और हमारे लिए ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारे यहाँ पर जो तमिलनाडु में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है कई बार, तो बोलो उसमें श्रीलंका का एंगल ऐड होता रहता है। तो ऐसी परिस्थितियों में दोनों कंट्रीज के बीच में जो मिसट्रस्ट है वो ठीक होना। एक चाइना वाला एंगल हम कैसे भूल सकते हैं, ठीक है ना, कि चाइना जिस तरीके से श्रीलंका में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, तो उसके चलते इंडिया की जो अभी तक की पावर थी इंडियन ओशन में, उसको चाइना चैलेंज करने के लिए रेडी है। तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया भी श्रीलंका को इग्नोर नहीं करना चाहता। तो ये है पूरा सिनेरियो श्रीलंका इंडिया रिलेशंस का। आगे चलते हैं। अब एक छोटी सी राय है, अब जैसे श्रीलंका इंडिया रिलेशंस की बात हमने कर ली यहाँ पर, अब ये तो करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें, कनेक्टिविटी के ऊपर ओरिएंटेड आर्टिकल है, इसमें कोई एडिशनल चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। अब आपको क्या करना चाहिए, तैयारी का तरीका, ये टॉपिक आ गया ना, तो इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के लिए एक 2-3 पेज का नोट मेकिंग कर लो, अच्छे से कंटेंट तैयार कर लो, बढ़िया बढ़िया, जिसको आप टाइम टू टाइम रिवाइज कर सको। जब भी किसी भी टॉपिक पे कोई क्वेश्चन बन के आए तो उससे रिलेटेड थोड़ी रिसर्च कर लिया करो खुद के लेवल पे, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर मेरा बताना तो पॉसिबल नहीं है, और मैं आपको करा तो दूँ एडिशनल वीडियो डाल के, पर उतना मेरे पास टाइम बचता नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे में जो भी कंटेंट आपके सामने आए, क्यूरियोसिटी थोड़ी सी पैदा करो बच्चों की तरह। ये क्या है, श्रीलंका इंडिया रिलेशन क्या है, ये क्या हुआ था 1980s के टाइम पे, ये क्या वाला पॉइंट आप ऐड कर लो और उसका आंसर खुद ही ढूंढो, या कोई दूसरा साथी है तो उससे पूछ लो। कंटेंट तैयार करो, हैंड रिटन अपने खुद के नोट मेकिंग कर लो। इसका मतलब एक स्टैटिक पोर्शन आपका होना चाहिए तैयार, और उसमें जैसे जैसे करंट अफेयर आते जाए उसको ऐड करते जाओ, हेल्दी बन जाएगा कंटेंट। और जब आंसर राइटिंग करोगे ना, तो उस टाइम पर इतने पॉइंट्स मिलेंगे आपको लिखने के लिए कि मत पूछो मत। केवल एक डायरेक्शन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। वो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब करोगे, जब आपको यूँ लगे कि हाँ मेरी अब तैयारी हो गई है, कम से कम 1 साल की, मतलब 6-7 महीने की एटलीस्ट तैयारी हो जाए, करंट अफेयर पे अच्छी खासी कमांड लगे कि हाँ जी करंट अफेयर को टच कर रहे हैं, कनेक्टिविटी बनाने की आदत आ गई, फिर आप किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। समझ गए। ऐसे में एक मैंने बता दी, बहुत बार बताई है, फ्री यूपीएससी मटेरियल करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, वो ट्राई करो आप, वहाँ से फ्री में मिल जाएगा आपको कंटेंट, और वहाँ से टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो आप, वो सोल्यूशन के साथ में भी अवेलेबल हो जाएंगे मुझे जहाँ तक लगता है। एक बार थोड़ा सा उस पर सर्च करो आप, ठीक है ना, बहुत हेल्प मिलती है उससे। फ्री में तैयारी करने का बहुत बढ़िया मौका है, और जब लगे कि हाँ जी अब प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है तो मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो उसी टाइम से। समझ गए।
तो टॉपिक को ऐसे कवर करो, एक छोटे छोटे आर्टिकल्स में खुद को कन्फाइन मत करो। ये आर्टिकल्स तो केवल एक छोटी सी बात है, वो ये आइसबर्ग होता है ना, 1/9 पार्ट है, मतलब 1 पार्ट तो केवल 10% पार्ट आपको दिख रहा है जो कि आपने आर्टिकल में देख लिया, समझ लिया, ज्ञानी बन गए। बट रियल सेंस में 9 पार्ट तो नीचे, पानी के नीचे है, उस 9 पार्ट को डिस्कवर करना पड़ेगा आपको। ऐसे आईएएस नहीं बन सकते हो, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है गुड एंड बैड फ्रीबीज। देखो सी रंगराजन जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। इनका ये कहना है कि पंजाब की नई सरकार इलेक्ट हुई, आते ही अनाउंसमेंट किया कि 300 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी हर एक घर को। तो बोला सवाल ये है कि आप फ्रीबी, इन्हीं को फ्रीबीज बोलते हैं। सवाल ये है कि फ्रीबीज होती क्या है, इसके बारे में अभी तक कोई प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं। कोई सरकार फ्रीबी किसको बोल देती है, दूसरी सरकार की बातों को, कि हाँ जी फ्री में चीज़ें बांटी जा रही है, ठीक है। तो सवाल ये है कि किसको तो आप फ्री भी बोलोगे, किसको एक्चुअल में गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस बोलोगे। तो दोनों चीज़ों में एक बैलेंस बनने की ज़रूरत है। तो जो भी गुड्स और सर्विसेज सब्सिडाइज रेट पे दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें से जो चीज़ें अनवांटेड है वो फ्रीबीज अपने आप बन जाती हैं कि फ्री में केवल पॉपुलिज्म, वोट बैंक को राजी करने के लिए किया जा रहा है। तो देखो इंडिया में जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्या करते हैं, बजटरी रिसोर्सेज अलोकेट करते हैं, जिसके बेसिस पे जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं उनकी सहायता की जा सके कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करें। जैसे कि खाने की ज़रूरत है, हेल्थ की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है। ये चीज़ें जितनी सस्ती मिले उतना अच्छा है, और ये चीज़ें एक लिमिट तक ही आदमी को रिक्वायर्ड होती है। ऐसा तो है नहीं कि मेरे को एजुकेशन फ्री मिलेगी तो मैं 10 इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लूँगा, ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ। अनलिमिटेड नहीं होता ना। बीमार हूं तो एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लूंगा, ऐसा तो है नहीं कि एक हॉस्पिटल में चला गया, यहां पर इंजेक्शन खा लिया, दूसरे हॉस्पिटल में चला गया, अलग से इंजेक्शन खा लिया। तो ऐसे में जो असेंशियल कैटेगरी में जो चीज़ें आती हैं, जिसमें एक कंज्यूमर या हाउस होल्ड को असिस्टेंस देने के लिए सरकार जो है वो फ्री या सब्सिडाइज रेट पर वो फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। तो एक तरीका तो ये होता है, क्योंकि टारगेट क्या है हमारा, गरीबी से बाहर निकालना लोगों को, गरीब लोगों की सहायता करना। एक तरीका तो ये हो गया सहायता करने का। दूसरा तरीका होता है प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करना। जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च की गई, जिसमें टैक्स कंसेशन देना और वेरियस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल कराना। तो ये क्या होता है, ये भी एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, इंसेंटिवाइज कर रहे हो। गवर्नमेंट खर्चा कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए यूनिट्स का एस्टेब्लिशमेंट हो, जॉब भी क्रिएट होगी, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, इकोनॉमिकली एम्पावर होंगे, इंटरनेशनली सुपर पावर बनेंगे। तो ऐसे में ये दूसरा तरीका होता है सपोर्ट करने का। अब सवाल ये है कि इन दोनों तरीकों में आप जो भी सहायता देना चाहते हो, जैसे दूसरे तरीके में कॉर्पोरेट टैक्स भी रिड्यूस किया जाता है जिससे कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, और बेशक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता भी है। अब सवाल 3 आ जाते हैं, वो ये कि ये गुड्स और सर्विसेज कौन कौन से होने चाहिए जिन पर कि गवर्नमेंट को हाईली सब्सिडाइज करना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते में वो सर्विसेज और गुड्स मिल जाने चाहिए। दूसरा, डिलीवरी करने का मोड क्या होना चाहिए, और तीसरा, प्रूडेंट फिस्कल लिमिट क्या है कि कितना जीडीपी का हिस्सा खर्च होना चाहिए। तो इन तीनों सवालों के हम जवाब ढूंढते हैं। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये। देखो पहला, देखो कुछ सर्टेन गुड्स हैं, ठीक है, उनकी बात करें तो उनको सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड किया जाता है। जैसे फूड ग्रेन, जिसमें गेहूं और चावल हम देते हैं, ठीक है, हाईली सब्सिडाइज रेट है। इसमें आप देखा करो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होता है उस पर लगभग फूड सब्सिडी का कितना लोड आता है, 2.06 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है। अब बात ही आ जाती है कि सब्सिडी का मतलब क्या होता है। देखो गवर्नमेंट जिस प्राइस पे मार्केट से गेहूं और चावल खरीदती है उस प्राइस का, और जिस प्राइस पर गरीबों में चावल और गेहूं बांटे जाते हैं, उन दोनों प्राइसेस का जो डिफरेंस है वही सब्सिडी होती है। मतलब गवर्नमेंट खुद उस खर्चे को बियर करती है। खरीदने में तो गवर्नमेंट खरीद रही है 21 रुपए किलो, 22 रुपए किलो गेहूं, और दे रही है 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो गेहूं। तो ऐसे में जो बचा हुआ डिफरेंस है वो गवर्नमेंट ने खुद ने बियर कर लिया, दैट इज सब्सिडी। तो ऐसे में देखा जाए तो फूड सब्सिडी को लेकर के फूड ग्रेन की फैसिलिटी जो दी जा रही है, इसको तो देखो फ्रीबी के तौर पे इतना कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि ये नॉर्मली कंसिडर्ड है कि जी खाने की तो सहायता देनी जरूरी है, क्योंकि इस तरीके की सहायता से गरीबी को खत्म करना पॉसिबल हो रहा है। अभी रिसेंट आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की एक सर्वे आया था जिसमें ये बताया कि
जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो शुरू की गई थी कोविड के टाइम पे, उसने बहुत हेल्प की है गरीबी हटाने में, ठीक है। तो ये एविडेंसेस शो करते हैं कि इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प करते हैं। तो अब पॉइंट आता है कि अब आप बताओ कि इन गुड्स को कैसे क्लासिफाई करोगे जिनके लिए गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है। तो इनमें हमें एक मेरिट गुड और डीमेरिट गुड्स को थोड़ा डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। मेरिट गुड्स फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, ये ऐसी चीजें हैं, ये सर्विसेज और गुड्स ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज देखने को मिलती है। मतलब आपने फूड सब्सिडाइज दिया तो खाना जिसने खाया उसकी हेल्थ अच्छी है, तबीयत खराब हुई हॉस्पिटल में फ्री में ट्रीटमेंट हो गया तो वो अपने आप में हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स का काम करेगा। एजुकेशन दिला दोगे तो और भी प्रोडक्टिविटी राइज होगी। तो ओवरऑल कितना बेनिफिट हो रहा है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज आ रही है कि नहीं, मतलब बेनिफिट देने के कई बेनिफिट निकल के आ रहा है फ्यूचर में। तो ये पॉइंट हो जाता है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, और इसी तरीके के गुड्स को बोलते हैं मेरिट गुड्स। तो ऐसे ही में तो देखो सब्सिडी कंटिन्यू करने में कोई इशू आता नहीं है। पर अगर इसी के बदले में आप टीवी सेट बांट रहे हो फ्री में, ठीक है, अब चुनाव में आपने अनाउंस कर दिया टीवी सेट बांटने के लिए, तो यहां पर डाउट आ जाता है। क्यों? आपने टीवी सेट बांट दिए तो टीवी का क्या वहां पे अचार डलेगा अगर लाइट ही नहीं आएगी तो? अरे भाई, गरीबों में अगर टीवी बांट रहे हो आप तो टीवी चलने के लिए बिजली तो चाहिए ना। अब बिजली को अगर खरीदने की औकात, मतलब सॉरी औकात वर्ड गलत बोल दिया, बिजली को अगर खरीदने की, बिजली अगर कंज्यूम करने की कैपेसिटी होती तो लोग परेशान थोड़े ना होते। तो ऐसे में आप बताओ कि टीवी सेट आपने दे दिए तो अब बिजली तो आपको सप्लाई देनी पड़ेगी ना। रिजल्ट के तौर पे आपको 300 यूनिट फ्री में अब बिजली की देनी पड़ेगी। और आज डिस्कॉम्स का हाल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का हाल क्या है, सबको पता है। अब ऐसे में क्या होता है कि हर एक हाउस होल्ड जिसमें भी टीवी आपने सप्लाई दे दिया और वहां पर 300 यूनिट अगर आप फ्री में दोगे तो कितना मिसयूज हो सकता है। इसका छोटा सा एग्जांपल यहां पर बताया जा रहा है जो कि अशोक गुलाटी जी का पेट एग्जांपल है, जो कि यहां पर श्री रंगराजन जी भी बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्री आती है, पंप चलाना होता है, जरूरत है 2 बकेट की और निकाल देंगे पानी 50 बकेट का, वाटर लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फालतू में वेस्ट चली जा रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये हो जाती है फ्री बीज। तो असेंशियल और मेरिट गुड्स हैं उनको तो देखो कंटिन्यू करो, और बाकी इस तरीके से क्लासिफिकेशन तो होना ही चाहिए कि कौन सी चीजें अवॉइड की जा सकती हैं जिनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर मिसयूज होता है, अब्यूज होता है उन फैसिलिटीज का। दूसरा है मॉडल कि किस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हो। देखो एक तरीका तो होता है कि जो पॉपुलेशन है उसको सीधा आप कैश ट्रांसफर या डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दे दो, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है आजकल, ठीक है, सीधा अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो और फिर वो फैमिली या हाउस होल्ड अपनी जरूरत के हिसाब से जो भी गुड्स और सर्विसेज परचेज करना चाहे वो मार्केट प्राइस पे कर ले। एक तो तरीका होता है ये। दूसरा तरीका होता है ये कि जो भी कमोडिटी या फिर जो भी सर्विस सरकार सब्सिडाइज्ड रेट पे हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करना चाहती है उसमें उन पर्टिकुलर गुड्स की एक लिस्ट तैयार कर ले और उन गुड्स को सस्ता करके फिर लोगों तक डिलीवर करे। तो उसमें क्या होता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस खत्म हो जाती है एक इंडिविजुअल की, कि फिर सरकार जो है वो कन्फाइन रहती है कुछ गुड्स और सर्विसेज के लिए। तो इन दोनों चीजों में कुछ कुछ इश्यूज आते हैं। कैसे? अगर मान लो किसी के अकाउंट में सीधा डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दे दिया तो उसका वो मिसयूज भी कर सकता है। पर एक पॉइंट ये बनता है कि हाउस होल्ड अपनी प्रेफरेंस भी पुट कर सकता है कि जी मेरे को आज चावल नहीं, मुझे आज चावल की बजाय राजमा खाना है। तो ऐसा कोई पॉइंट निकल के आए फॉर एग्जाम्पल, तो चॉइस रहती है एक हाउस होल्ड के पास में। जबकि मिसयूज का चांस क्या रहता है कि मान लो अकाउंट में पैसे तो आ गए और शराबी है बंदा, तो शराब पी करके बर्बाद कर सकता है कि नहीं, तो वो चीज आ जाती है। जबकि गुड्स को अगर सब्सिडाइज करे, दूसरा जो केस है, जो आप सर्विसेज मतलब जो भी आप सपोर्ट देना चाह रहे हो लोगों को, तो गुड्स के की प्राइस को रिड्यूस करके दो तो उसमें चॉइस कम रहती है, पर जो सप्लाई आप देना चाहते हो वो सप्लाई आप दे देते हो। पर पॉइंट क्या आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगती है। कैसे? सरकार अगर सस्ते में अनाज देना चाहे तो पहले अनाज खरीदना पड़ता है और फिर बाद में उस अनाज की सप्लाई इंश्योर करनी पड़ती है। तो उसको मेंटेन करना, प्रोक्योर करना, मैनेज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, कितनी कॉस्टिंग आ जाती है। तो ऐसे में बोलो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप क्या गुड्स को किस तरीके से डिलीवर करना चाहते हो। ये इस तरीके से 2 मॉडल हो जाते हैं। फिर बात आती है कि भाई ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। देखो कैसे इंसेंटिवाइज किया जा सकता है। अभी रिसेंटली आपको पता है गवर्नमेंट ने बहुत सारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च की है, उसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करने के तरीके हैं। डायरेक्टली तो क्या हो जाए कि मान लो कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से
इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार मतलब किसी भी तरीके से लोगों को सपोर्ट कर दे डायरेक्टली, मतलब हो गया कि टैक्स के थ्रू तो इनडायरेक्ट सपोर्ट हो जाता है, और ऑल्टरनेटिव मेथड निकाले जा सकते हैं डायरेक्ट बजटरी सपोर्ट, कि हाँ जी इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत जो भी बजट ले, जो भी आप मतलब इन्वेस्टमेंट करोगे उस स्कीम में गवर्नमेंट इतना जो है अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर देगी, ठीक है। तो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गया, डायरेक्ट हो गया। पर वही चीज है कि मिसयूज को मिनिमाइज करना जरूरी है। जैसे पावर का मिसयूज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। पॉइंट क्या आ रहा है यहां पर कि जो भी आप डिलीवरी करो ना उसका मोड एकदम एफिशिएंट होना चाहिए। दूसरी चीज, उसका मिसयूज रोका जाए। आज अगर देखा जाए तो टैक्स जो कंसेशन दिया जाता है ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को लगवाने के लिए, तो उस टैक्स इंसेंटिव के चलते 2018-19 और 19-20 की अगर बात करें तो जीडीपी का 1.9% और जीडीपी का 2.4% रिस्पेक्टिवली गवर्नमेंट को नुकसान उठाना पड़ा है। क्यों? क्योंकि टैक्स जितना फ्री करोगे उतना ही रेवेन्यू कलेक्शन कम आएगा। रेवेन्यू कलेक्शन कम आया तो एक्सचेकर को प्रॉब्लम होगी कि नहीं। सो ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन में 1.9 एंड 2.5% ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2018-19 एंड 19-20 रिस्पेक्टिवली, ये जीडीपी के कंपैरिजन में इतना परसेंट लॉस देखने को मिला है। तो ऐसे में इंसेंटिवाइज अगर कर भी रहे हो प्रोडक्शन को तो उसका भी एक तरीका होता है। अब इसके लिए कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करके और सपोर्ट दे दो। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में बात यह है कि कितना क्वांटम होना चाहिए, क्या लेवल का होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लो रोड बनानी है, रेलवेज बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पावर लाइन डाल देनी है, वाटर सप्लाई की फैसिलिटी अवेलेबल करा देनी है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको, और एक्सपोर्ट के लिए भी पूरी लिंकिंग प्रॉपर काम करे, तो ये चीजें दे दो बजाय कि आप ये टैक्स इंसेंटिव और ये सारी दे रहे हो। पर उसमें ये चीज होती है कि आपको इंस्टेंटली इमीडिएट इफेक्ट में कुछ चाहिए हो तो उसके लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को बैलेंस बनाने की जरूरत है कि क्या चीजें तो इमीडिएटली डिलीवर हो और क्या चीजें टाइम के साथ दे दी जाए। तो ऐसे में भी एक प्रॉपर क्वांटम सेटअप करने की जरूरत है कि कितना सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है जी, मोड का तरीका हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब आ जाता है तीसरा पॉइंट कि कितनी लिमिट में सपोर्ट करोगे। हर एक कंट्री की लिमिट होती है। बोला इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जीडीपी के कंपैरिजन में रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बहुत कम है। हमारे यहाँ पर 2010-11 से 19-20 के बीच में जीडीपी के कंपैरिजन में रेवेन्यू जो कलेक्शन होता है गवर्नमेंट के पास में, जिसमें जनरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, स्टेट और सेंटर दोनों को मर्ज करके जीडीपी का कितना कलेक्शन होता है, 18.4% से 20.3% तक का। जबकि ब्राजील जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी की बात करो तो वहां पर 31.5% तक रेवेन्यू कलेक्शन होता है जीडीपी के कंपैरिजन में। और डेवलप्ड कंट्रीज तो पूछो ही मत, यूके यूएस 48.6, स्विट्जरलैंड नेदरलैंड्स यहां पर 43.6%। तो ओवरऑल पॉइंट क्या आ रहा है कि फिस्कल सपोर्ट देना चाहते हो ना तो पहले फिस्कल गेन करो, राइट। इसके लिए क्या किया जाए कि जो ये स्कीम्स हैं फ्रीबीज वाली, या फिर ये कहो कि जो भी सपोर्ट दे रही है गवर्नमेंट मिड डे मील स्कीम के नाम पर या कुछ भी, तो इन स्कीम्स के लिए जितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर का 10% से ज़्यादा खर्चा मत करो इन स्कीम्स पे। और जीडीपी और जीएसडीपी जो रेशो है रेवेन्यू वाला, उसको आप इंटरनेशनली सस्टेन करने वाली जो लेवल है जिसमें 48% है, 36% है, उस लेवल तक पहुंचो। 20% से बाहर निकलो, इसमें उलझे मत रहो। ओवरऑल कि रेवेन्यू कलेक्शन राइज हो ना तब खर्चा बढ़ा लो। तो रेवेन्यू कलेक्शन को राइज करने के तरीके बनाओ आप, ठीक है ना, तब जाकर के काम आगे चलेगा। बाकी तो देखो गवर्नमेंट इन सारे सजेशंस को कितना क्या अटेंशन देगी वो टाइम बताएगा। और अभी तक तो देखो ध्यान दिया जा नहीं रहा है इस चीज़ पे। तो ये है पूरा मुद्दा कि कैसे हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव्स दिए जाते हैं उनको फ्रीबीज हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं। पॉपुलिज्म, फ्रीबीज का मतलब सिंपल सा हो गया जी, वैसे डेफिनेशन क्लियर नहीं है पर वही हो गया कि वोट बैंक के चलते लोगों को फ्री में चीजें देनी जिससे कि वो वोट ले सके, राइट, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट में जाकर के चुनाव के टाइम पे। ओके, आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है प्लेइंग विद अग्नि। आर्टिकल को देखो, वो अग्निपथ जो स्कीम लॉन्च हुई है उससे संबंधित लिखा है प्रताप भानु मेहता जी ने। तो यहाँ पर हम सीधे कंसर्न्स की बात करेंगे, कारण कि स्कीम के बारे में कल हमने पूरा डिटेल में देख लिया था। अगर आपने नहीं देखे वो दोनों वीडियो कल के तो ज़रूर देख लेना, एडिटोरियल और जो हमारा एक्सप्लेन पेज का डिस्कशन होता है उसको पूरा डिटेल में देख लेना, समझ में आ जाएगी क्या स्कीम है। ठीक है, कल का मतलब डेट हो गई कल की आपकी 15 जून, अभी 16 जून की हम बात कर रहे हैं। देखो अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्म फोर्सेज में, पर बोले इसके कॉन्सिक्वेंसेज आर्म फोर्सेज और सोसाइटी दोनों को देखने पड़ेंगे।
देखो करंट अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स में इस तरीके से क्वेश्चंस निकाले जा रहे हैं कि पेंशन का लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है सरकार पे। तो पॉइंट यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था तो करंट रूलिंग पार्टी दैट मीन्स बीजेपी ने अपनी तरफ से प्रॉमिस किया था कि वन रैंक वन पेंशन स्कीम हम इंप्लीमेंट करेंगे। अब वन रैंक वन पेंशन स्कीम जब से इंप्लीमेंट की है उसका बर्डन इतना आ चुका है सरकार पे जिससे कि वो बेयर नहीं कर पा रही है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि पेंशन वाला मुद्दा जो है इसको ख़त्म ही कर देते हैं। ऐसे में ये अग्निपथ स्कीम है वो लॉन्च कर दी। अब देखो बात ऐसी है कि पॉपुलिज्म को लेने के चलते बहुत ज़्यादा परेशानी आती है इंस्टीट्यूशंस में। जैसे कि हम आर्म फोर्सेस की बात करें, देखो अगर हम बात करें पेंशन की तो पेंशन में क्या प्रॉब्लम आती है कि आज के टाइम पे जो रिक्रूट हो रहे हैं वो रिक्रूटेड इंडिविजुअल आने वाली टाइम पर एक बर्डन के तौर पे काम करते हैं कि हाँ जी रिटायरमेंट के बाद में उनको पेंशन मिलती है चाहे वो 90 साल तक जिए। मतलब कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोग रिटायरमेंट के बाद में मतलब जितनी सर्विस नहीं की उससे ज़्यादा पेंशन उठा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप देखो कि आर्म फोर्सेज में आप क्या चाहते हो, आर्म फोर्सेज में हम क्रिएटिविटी चाहते हैं। तो पॉपुलिज्म के हत्थे नहीं चढ़नी चाहिए आर्म फोर्सेज। वहां पर प्रॉब्लम किस चीज़ की, क्यों पॉपुलिज्म का ज़्यादा चल पाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स खेली जाती है पूरी। तो उसमें बोला लीडरशिप की कमी है, कहीं ना कहीं क्रिएटिव लीडरशिप की कमी है कहाँ पे, आर्म फोर्सेज में, जो कि पेंशन इशू को हैंडल कर सके। तो ऐसे में फिर ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में बात पहुंच गई। तो ब्यूरोक्रेट्स ने अपने हिसाब से दिमाग लगा लिया कि कैसे भी करके कैजुअलाइजेशन किया जाए। कैजुअलाइजेशन का मतलब कि परमानेंसी की बजाय कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप ज़्यादा शिफ्ट कर जाओ। तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। तो राइटर हैं वो ये कहते हैं कि दो फंडामेंटल शिफ्ट्स की रिक्वायरमेंट यहां पर हम देख सकते हैं। एक तो ये कि हमें पर्सन से टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है और यंगर प्रोफाइल सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट है हमें। ये दो टारगेट रखते हुए गवर्नमेंट ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है कि भाई पर्सनल्स कम होंगे तो उतना ही ज़्यादा हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर पाएंगे। कहते हैं ना कटिंग एज टेक्नोलॉजी बेस्ड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट से ला सकेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस सिस्टम, उनमें हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। पर पॉइंट ये आ रहा है कि इशू है यहां पर टेक्नोलॉजी वर्सेस ट्रूप्स। तो यहां पर इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। कैसे? अभी रिसेंट यूक्रेन में, अफगानिस्तान में जो इंसिडेंट्स आए हैं उनमें क्या क्लियर हो गया है कि टेक्नोलॉजी की बजाय, ट्रूप्स की बजाय टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा रिलाई किया गया। रिजल्ट ये रहा कि रशिया को भी मुंह की खानी पड़ी है और अफगानिस्तान में मतलब यूएसए को भी मुंह की खानी पड़ी है। जबकि दूसरी तरफ इंडिया का केस कल हमने देखा भी था क्रिटिसिज्म कि टू फ्रंट हमारे लिए ओपन है, पाकिस्तान चाइना वाला। और इसमें चाइना के साथ अगर देखें तो इनहॉस्पिटेबल बॉर्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड है। तो आपको क्या वहाँ पर 4 साल के लिए काम करने वाले इंडिविजुअल्स की तरफ से डेडिकेशन मिलेगा? आप कैसे एक इंडिविजुअल को यंग मानते हुए आप मतलब हाई एल्टीट्यूड्स पे आप डिप्लॉय कर रहे हो और उसको आप इक्वेट कर रहे हो उसके जो एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स हैं उनकी ट्रेनिंग, उनकी एक्सपीरियंस, उनकी प्रोफेशनल बॉन्ड्स से। मतलब जो लोग लंबी सर्विस कर लेते हैं उनके पास में ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनलिज्म की कोई कमी नहीं रहती है। जबकि यंग एज के चक्कर में अगर आप एक तरीके से मतलब किंडरगार्टन आर्मी तैयार कर दोगे कि 4 साल के काम किया और जाओ, 4 साल का काम किया जाओ, तो वहां पर बहुत रेयर आपको मिलेगा कि कोई सीरियसली अपनी परफॉर्मेंस दे पा रहा है। फिर बाद में बात आती है कि एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस दूसरा किया गया है ऑल इंडिया बेसिस पे, जिसको बोलते हैं ना ऑल इंडिया ऑल क्लास रिक्रूटमेंट बेसिस। तो बोले ये देखो अच्छी चीज हो सकती है पर इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वो क्या चैलेंजेस हैं? कल भी हमने एक एक्सपर्ट थे उनका आइडिया देखा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या आती है हमारे में कि हमारा देश मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक कंट्री है, मल्टी रीजन से आने वाले हमारे मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं। तो ऐसे में रेजिमेंट में, अलग अलग रेजिमेंट्स में उनको डिवाइड करने से काम आसानी से हो पाता है, कारण कि उनके बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है और वो अपने आप को गौरवशाली महसूस कराने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को बहुत शानदार देने की कोशिश करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप ऑल इंडिया ऑल का क्लास का अगर सिस्टम इंट्रोड्यूस करोगे तो इसमें यह प्रॉब्लम आएगी कि उनके बीच में हार्मनी कैसे आए। कहीं पता पड़े कि दो कम्युनिटीज के बीच की लड़ाई का रिजल्ट निकल के आ रहा है कि आर्मी में बैठे बैठे वो लड़ रहे हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो ऐसे में एक रीजनल बैलेंस बनाना जरूरी है और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना जरूरी है। ठीक है, इसके लिए कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है जिसमें कि अलग अलग सेगमेंट के लोगों को रेजिमेंट्स में डिवाइड करके मतलब कंटिन्यू कराया जाता है। इसके अलावा आप जो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम की हम बात करें उसमें जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें ये देखने की जरूरत है कि जो
न्यू रेजिमेंटल कल्चर आप लाने की बात कर रहे हो, साथ में बिठा करके उनको एक जैसे कल्चर में बिठाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर देगा। ओवरऑल दोनों को थीम में एक में मर्ज करके आप दिखा दो कि गौरवशाली महसूस करने के लिए जो रेजिमेंट्स हैं अपनी प्राइड को राइज करने के लिए अच्छा परफॉर्म करती है, तो वो वीक पड़ जाएगा। ठीक है, एक ये चैलेंज आ सकता है स्कीम के सामने। इसके अलावा शॉर्ट टूर के लिए जो आते हैं, जैसे 4 साल की हम बात कर रहे हैं यहां पर अग्निपथ स्कीम में, तो बोलो वहां पर कहीं ना कहीं कोई एक तरीके से आप केवल स्किल डेवलपमेंट की मार्केटिंग करना चाहते हो क्या? क्या कहा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि जी आप ट्रेनिंग दे करके लोगों को, मतलब जो भी यूथ होंगे 17.5 से 21 साल के बीच के, वो 4 साल की सर्विसेज करके छोड़ करके जा सकते हैं और आराम से सर्विसेज के बेसिस पे और बाद में अपने करियर को कंटिन्यू कर सकते हैं, और 25% उनमें से जो होंगे वो कंटिन्यू कर सकते हैं सर्विसेज को। ये ऐसा कुछ सिस्टम इसमें अग्निपथ में है। तो पॉइंट यहां पर ये आ रहा है कि आप एक बार देखो तो सही कि हमारी सोसाइटी और आर्मी के बीच में जो एक लिंक है उसको आप कैसे बिगाड़ सकते हो। क्योंकि एक बंदा जो आर्मी की ट्रेनिंग लेगा, आर्मी की जॉब करेगा, फिर से सिविल सोसाइटी में जाएगा, तो इस इंडिविजुअल को कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा अगर उसको करियर एक्सप्लोर करने में सक्सेस नहीं मिली तो ऐसे में बोले ये चीजें प्रॉब्लम कर सकती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट कैजुअलनेस की तरफ जाना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाना चाहती है, तो बोले इसके लिए एक रिसेंट रिफॉर्म जो कि 2 साल पहले हुआ, 2-3 साल पहले, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बोला 6 महीने हो गए हैं अभी तक, विपिन रावत जी की डेथ को लगभग इतना टाइम बीत चुका है, तो बोला अभी तक भी एक शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो पा रही है कि किसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पे आप अपॉइंट करोगे। ठीक है, तो अगर इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है ये, जो कि तीनों आर्म फोर्सेस के जो चीफ हैं उनके भी टॉप पर है ये बैठते हैं, मतलब उनके इक्वलेंट है, पर उनमें भी प्राइमरी है, फर्स्ट नंबर आता है। ठीक है, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। ओके, तो बोले क्यों नहीं आपने अपॉइंटमेंट किया अभी तक? इवन जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है आपने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी के तौर पे उनको और बाहर दे दिया। अब सवाल ये आता है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनके जो चीफ हैं, इनकी कैटेगरी, इनकी रैंक क्या डिफेंस सेक्रेटरी के लेवल की है या उससे कम है या उससे ज्यादा है? तो सवाल का जवाब है कि जो तीनों चीफ है ना हमारे डिफेंस फोर्सेस की बात करें, तो वो तीनों की कैटेगरी डिफेंस सेक्रेटरी जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है उससे ऊपर है, राइट? और आप सीडीएस जो कि उन तीनों के बराबर या तीनों से ऊपर है, उसको आप डिफेंस सेक्रेटरी की पोस्ट पे डाल रहे हो। इसका मतलब सीडीएस जो है वो लोअर कैटेगरी का हो गया, सबऑर्डिनेट हो गया चीफ सर्विसेज के अंडर में। तो बोले ये क्लैरिटी आनी जरूरी है, जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो आर्म फोर्सेस को जरूरत है रिफॉर्म्स की और सपोर्ट की, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर कुछ बिना कोई केस स्टडी किए कर सको। सोशियोलॉजिकल स्टडी होनी चाहिए, प्रोफेशनल स्टडी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटेजिक लॉजिक होने चाहिए आपके पास में, तब जाकर के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करो तो ठीक बात है, राइट? तो इस तरीके से डिस्कशन इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।